मित्तल हाउस की खामोश गलियारों में इस समय बेचैनी अपनी चरम सीमा पर थी। राध्या के कदम तेजी से बढ़ रहे थे और उसकी निगाहें घर के कोने कोने को खंगाल रही थी। उसे हर हाल में प्रॉपर्टी के असली कागजात ढूंढ निकालने थे ताकि परिवार पर मंडरा रहा यह बड़ा संकट टल सके। तलाश करते करते वह आखिरकार मोन्टू और कलावती के निजी कमरे में जा पहुंची। कमरे का सामान बिखरा हुआ था और हर तरफ एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। तभी राध्या की नजर अलमारी के पास रखे कुछ कागजों के बंडल पर पड़ी। उसने उत्सुकता और आशंका के साथ एक दस्तावेज उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसकी नजरें उस कागज के शब्दों पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस नोटिस में साफ साफ लिखा था कि मित्तल हाउस अब बिक्री के लिए उपलब्ध है। निर्देश दिए गए थे कि जो भी इस ऐतिहासिक हवेली को खरीदना चाहता है वह तुरंत मित्तल हाउस आकर इसका निरीक्षण कर सकता है और अपनी बोली लगा सकता है। यह खौफनाक सच्चाई पढ़ते ही राध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना एक भी पल गवाए उस कागज को अपनी मुट्ठी में भींचा और सांसें रोकती हुई सीधे नीचे हॉल की तरफ भागी। हॉल में पहुंचकर वह हाफते हुए परिवार के बीच आ खड़ी हुई। उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट और घबराहट थी। उसने कांपते हुए स्वर में सबको संबोधित किया। पापा जी, प्रथम सर, आप सब मेरी बात सुनिए। मोन्टू और कलावती इस पुश्तैनी घर को बेचने की साजिश रच रहे हैं। यह देखिए, मेरे पास इसका अकाट्य सबूत है। राध्या की इस अचानक और चौंकाने वाली घोषणा ने पूरे मित्तल परिवार को स्तब्ध कर दिया। किसी को समझ ही नहीं आया कि उनके अपने ही घर के भीतर यह क्या खेल चल रहा है। यह सुनते ही बुजुर्ग दादी जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उन कांपते हाथों से उन्होंने उस कागज को छुआ और भावुक होकर रोते हुए बोली, नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस घर को बिकने नहीं दूंगी। इस मित्तल हाउस को प्रथम के दादाजी ने अपने खून पसीने, त्याग और बेनतहा प्यार से सींचकर खड़ा किया था। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन इस घर की एक ईंट भी किसी और के हाथ नहीं जाने दूंगी। परिवार का हर सदस्य इस सदमे से सुन्न था कि तभी घर के मुख्य दरवाजे पर भारी जूतों की आवाज गूंजी। कुछ अजनबी लोग धड़धड़ाते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। उनके हाथों में कुछ पर्चे और स्टिकर थे। बिना किसी की अनुमति के वे लोग पूरे घर का मुआयना करने लगे और दीवारों, दरवाजों तथा कीमती सामानों पर मोर्टगेज्ड एंड फॉर सेल, बिक्री के लिए उपलब्ध के लाल स्टिकर धड़ल्ले से चिपकाने लगे। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। तभी उन अजनबियों में से एक शख्स आगे आया और बेहद सख्त और रुखे लहजे में पूरे परिवार को चेतावनी देते हुए बोला, आप लोगों के पास अब सिर्फ 2 घंटे का वक्त बचा है। ठीक 2 घंटे बाद ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी कानूनी कब्जे में होगी और आप सभी को हर हाल में यह घर खाली करना पड़ेगा। उस अजनबी की इस दो टूक चेतावनी ने पूरे परिवार में कोहराम मचा दिया। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राध्या तुरंत प्रथम के पास दौड़ी आई। उसने प्रथम के कंधे पर हाथ रखकर हड़बड़ाहट भरे लहजे में कहा, प्रथम सर, अब हमारे पास बहस करने का वक्त नहीं है। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। इन 22 मिनटों के भीतर हमें घर और प्रॉपर्टी के असली कागजात ढूंढने ही होंगे, वरना यह मित्तल हाउस हमेशा हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल जाएगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। राध्या की इस बात ने आग में घी का काम किया। अब परिवार का एक एक सदस्य अपनी जान की बाजी लगाकर घर के कोने कोने में कागजों की तलाश में जुट गया। कोई संदूक खंगाल रहा था तो कोई पुरानी फाइलों को पलट रहा था। राध्या खुद एक छोटे से कमरे में पूरी एकाग्रता के साथ जमीन पर बैठकर हर मुमकिन जगह को टटोल रही थी। तभी अचानक उसकी नजरें पलंग के ठीक नीचे पड़े एक पुराने, धूल से ढके हुए बक्से पर पड़ी। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उस बक्से को खींचा और खोला। उसके अंदर रखे दस्तावेजों को पलटते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। ये वही असली और मुख्य प्रॉपर्टी पेपर्स थे जिनकी तलाश वे सुबह से कर रहे थे। राध्या खुशी से चीख पड़ी और उन कागजों को अपने सीने से लगाकर सीधे प्रथम की तरफ भागी। उसने हाफते हुए उत्साह से भरे स्वर में कहा, प्रथम सर, हमें सफलता मिल गई। ये देखिए, हमारे घर के असली और कानूनी कागजात मेरे हाथ लग गए हैं। अब हमें एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना तुरंत पुलिस स्टेशन जाना होगा। इन असली दस्तावेजों को पुलिस को दिखाना होगा और उन्हें अपने साथ इसी वक्त मित्तल हाउस लाना होगा, ताकि मोन्टू और कलावती का ढिनौना सच सबके सामने बेनकाब हो सके। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपना घर बचा सकते हैं और उन दोनों को सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। बिना किसी देरी के प्रथम और राध्या ने गाड़ी की चाबी उठाई और सरपट रफ्तार से पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़े। कार की पिछली सीट पर बैठी राध्या ने उन कागजों को अपने हाथों से इस कदर कसकर पकड़ा हुआ था मानो उसकी पूरी दुनिया उन्हीं पन्नों में कैद हो। उसके दिल में एक ही अनजाना डर बार बार कौंध रहा था, अगर वे तयशुदा 2 घंटे के भीतर वापस नहीं लौटे तो बहुत देर हो जाएगी और मित्तल हाउस हमेशा के लिए उनसे छिन जाएगा। दूसरी तरफ
मित्तल हाउस के भीतर हालात लगातार बदतर होते जा रहे थे। घर के बाहर अब संभावित खरीदारों और दलालों की भीड़ जुटने लगी थी। कुछ लोग उत्सुकता से घर की तस्वीरें खींच रहे थे, तो कुछ इस आपस में ही इस भव्य हवेली की कीमत पर लंबी लंबी चर्चाएं कर रहे थे। बुजुर्ग दादी जी घर के छोटे से मंदिर के सामने हाथ जोड़े जमीन पर बैठी थी और लगातार सिसक सिसक कर रो रही थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए रुंधे गले से प्रार्थना की, हे भगवान, इस घर की लाज रख ले। यह महज ईंट, चूने और पत्थरों से बना ढांचा नहीं है। यह हमारे पुरखों की पहचान और हमारी रूह है। इसे बिखरने मत दे। ठीक उसी समय मोंटू और कलावती घर के अंदर से बाहर हॉल में आए। हालांकि उनके चेहरों पर भीतर ही भीतर गहरी घबराहट और बौखलाहट साफ झलक रही थी। फिर भी वे परिवार के सामने खुद को बेफिक्र और ताकतवर दिखाने का नाटक कर रहे थे। मोंटू ने अपनी घबराहट को छुपाने के लिए तीखे तेवर अपनाए और ऊंची आवाज में सबको धमकाते हुए कहा, अब ज्यादा नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा। यह घर अब कानूनी तौर पर हमारा है और तुम लोग चाहकर भी इसे बचा नहीं सकते। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2 घंटे बीतते ही तुम सबको अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलना ही होगा। तभी भीड़ में से एक अमीर खरीदार ने आगे बढ़कर मोंटू से तीखा सवाल किया, क्या इस प्रॉपर्टी से जुड़े सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह क्लियर और वेरीफाइड है? बाद में कोई कानूनी पचरा तो नहीं फंसेगा? खरीदार के इस सीधे सवाल पर मोंटू एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने बिना किसी झिझक के झूठ बोल दिया, अरे बिल्कुल, सारे कागज एकदम 100% सही और कानूनी है। हालांकि उसके माथे पर झलकती पसीने की बूंदें और उसकी कांपती आवाज उसके भीतर छिपे भयानक डर की गवाही साफ दे रही थी। इधर पुलिस स्टेशन में एक अलग ही उथल पुथल मची थी। राध्या हाफते हुए सीधे स्टेशन के अंदर घुसी और बिना समय गंवाए इंस्पेक्टर के केबिन का दरवाजा खटखटाकर अंदर दाखिल हो गई। उसने बिना कुछ कहे वे सारे असली प्रॉपर्टी पेपर्स इंस्पेक्टर की मेज पर धड़ से रख दिए। इसके बाद उसने एक सांस में मोंटू और कलावती द्वारा रची गई पूरी साजिश की एक एक बात विस्तार से बयां कर दी। इंस्पेक्टर ने बेहद संजीदगी के साथ राध्या की बात सुनी और फिर एक एक करके उन तमाम दस्तावेजों की बारीकी से जांच शुरू कर दी। कंप्यूटर पर पुराने पुलिस रिकॉर्ड और सरकारी तहखानों की फाइलों से जब उन कागजों का मिलान किया गया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इंस्पेक्टर को यह समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा कि घर के असली और वैध मालिक आज भी ओंकार जी ही है और मोंटू कलावती द्वारा दिखाए जा रहे बिक्री के वे तमाम दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी, संदिग्ध और गैर कानूनी हैं। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। दस्तावेजों पर नजर डालते ही इंस्पेक्टर का माथा ठनक गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर ये कागजात असली है तो इस घर को बेचने का हक किसी के पास नहीं था। वक्त गवाए बिना उन्होंने 4 पुलिस कर्मियों की एक त्वरित टीम बनाई और सायरन बजाते हुए गाड़ियां सीधे मित्तल हाउस की तरफ दौड़ा दी। उधर मित्तल हाउस के ड्राइंग रूम में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मोंटू के चेहरे पर जीत की चमक थी। उसने खरीदारों की तरफ फाइल बढ़ाते हुए कहा, बस अब यहाँ आखिरी दस्तखत होने बाकी हैं और यह डील पक्की। जैसे ही वह पेन उठाकर फाइल के पन्ने पलटने लगा, बाहर दनादन पुलिस की कई गाड़ियों के रुकने की आवाज गूंजी। जीप के दरवाजे खुलने और जूतों की धमक के साथ ही मोंटू और कलावती के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उनकी सांसें अटक गईं। दरवाजा धड़ाम से खुला और इंस्पेक्टर की कड़क आवाज गूंजी, खबरदार, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। पूरा कमरा एक पल के लिए सन्न रह गया। तभी राधिया भीड़ को चीरती हुई आगे आई और असली प्रॉपर्टी के कागजात सीधे इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दिए। इंस्पेक्टर ने बारीकी से उन दस्तावेजों की जांच की और तुरंत फैसला सुनाया, इन कानूनी कागजातों के मुताबिक मित्तल हाउस की यह सेल पूरी तरह अवैध है। यह सुनते ही खरीदारों के कान खड़े हो गए। वे एक दूसरे को देखने लगे और बिना एक पल गंवाए धीरे धीरे पीछे हटकर दरवाजे की तरफ खिसक गए। मोंटू ने तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदला और घिघी बांधते हुए बोला, हम बेकसूर है साहब, हमें फंसाया गया है, हमें तो खुद धोखा मिला है। तभी अहम गुस्से से कांपते हुए आगे आया और चीख उठा, झूठ मत बोलो मोटू, ये सारे फर्जी दस्तावेज और स्टाम्प पेपर तुम्हारे ही कमरे की अलमारी से बरामद हुए हैं। यह सुनते ही कलावती ने मौका पाकर रफूचक्कर होने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर मुस्तैद महिला सिपाही ने उसे दबोच लिया। इंस्पेक्टर ने दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू की। पहले तो दोनों अपनी चालाकी के दम पर झूठ बोलते रहे। तब राध्या ने पुलिस का ध्यान खींचते हुए कहा, इनकी बातों में मत आइए, इनके कमरे के चप्पे चप्पे की तलाशी लीजिए। पुलिस ने जब सख्ती से तलाशी ली तो अलमारी के एक गुप्त खाने से कई संदिग्ध दस्तावेज, अलग अलग डिजाइन की नकली मोहरें और कई फर्जी पते वाले कागज बरामद हुए।
यह पुख्ता सबूत मिलते ही इंस्पेक्टर का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने अपनी बेल्ट दुरुस्त करते हुए तल्ख आवाज में कहा, अब ज्यादा नाटक मत करो, सच सच उगल दो वरना कानून का डंडा चलेगा। कुछ ही मिनटों की सख्ती के बाद मोटू का आत्मविश्वास टूट गया। वह फफक पड़ा और उसने सिर झुकाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना कि पैसों की हवस और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में उसने ये सारे फर्जी कागजात तैयार करवाए थे ताकि मित्तल हाउस को बेचकर करोड़ों रुपए हड़प सके। मोंटू के मुंह से यह सच सुनते ही पूरा मित्तल परिवार अवाक रह गया। दादी जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने कांपते हुए कहा, जिसे हमने अपने खून पसीने से सींचा और अपना अपना कहा, उसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया। इंस्पेक्टर ने बिना देर किए सारे नकली दस्तावेज जब्त कर लिए और मोंटू तथा कलावती को हथकड़ी पहना दी। जब पुलिसकर्मी दोनों को घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे, तो मोंटू ने मुड़कर एक बार उम्मीद भरी नजरों से परिवार को देखा, लेकिन इस बार किसी के चेहरे पर उसके लिए जरा भी हमदर्दी नहीं थी। गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए इंस्पेक्टर ने पीछे मुड़कर कहा, अब इस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई कोर्ट में होगी। जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, इस संपत्ति पर कोई भी किसी तरह का दावा या कब्जा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर के इतना कहते ही मित्तल परिवार की अटकी हुई सांसें वापस लौटी। सबकी जान में जान आ गई। दादी जी ने आगे बढ़कर प्यार से राध्या के सिर पर हाथ फेरा और गदगद होकर बोली, बेटी, आज तुमने सिर्फ इस ईंट पत्थर के मकान को नहीं बचाया, बल्कि हमारे खानदान की इज्जत और पुरखों की विरासत को भी डूबने से बचा लिया है। प्रथम ने अपनी आंखें पोंछते हुए राध्या को देखा और भावुक होकर कहा, अगर आज तुम्हारी सूझबूझ और हिम्मत न होती तो सचमुच आज हम सब आसमान के नीचे सड़क पर होते। यह कहते ही पूरा परिवार एक दूसरे से लिपट गया। बाहर पुलिस की गाड़ी मोंटू और कलावती को लेकर अदालत की पेशी के लिए रवाना हो चुकी थी, लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ बाकी था। गाड़ी में बैठते वक्त मोंटू के होठों पर अचानक एक अजीब सी और गहरी मुस्कान तैर गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, यह खेल सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो असली खिलाड़ी और मास्टरमाइंड बैठा है, जिस दिन उसका नाम सामने आएगा, उस दिन इस पूरे मित्तल परिवार की नींव हिल जाएगी। मोंटू के इन रहस्यमयी शब्दों ने इंस्पेक्टर के कान खड़े कर दिए। वे चौंक गए और उन्होंने तुरंत अपने साथ चल रहे सिपाही को निर्देश दिया, इसे सीधे सामान्य लॉकअप में मत डालना। इससे किसी अलग और सुरक्षित कमरे में पूछताछ करनी होगी। मुझे अंदेशा है कि यह किसी बहुत बड़े और खतरनाक राज की तरफ इशारा कर रहा है। मोंटू के चेहरे पर अब भी वही मंद मंद मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी अकड़ नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर था। उधर मित्तल हाउस में अब भी खौफ और राहत का मिला जुला माहौल था। परिवार को इस बात का सुकून था कि घर फिलहाल सुरक्षित है। दादी जी ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया और राध्या को कसकर गले से लगा लिया, लेकिन माहौल में अभी भी एक अनकहा तनाव था। राध्या का चेहरा गंभीर था। उसने सभी को चौकन्ना करते हुए कहा, दादी जी, मुझे लगता है कि इस खेल का खिलाड़ी सिर्फ मोंटू नहीं है। उसने जाते जाते जो बातें कही, उससे साफ जाहिर है कि पर्दे के पीछे कोई और भी है, जो इस खतरनाक साजिश की डोर थामे हुए है। हमें अभी भी अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और पूरी तरह सतर्क रहना होगा। प्रथम ने राध्या की बात में हामी भरते हुए सिर हिलाया। उसने तुरंत ओमकार जी की तरफ देखा और कहा, राध्या बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तक पुलिस की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती, इस घर का कोई भी जरूरी कागज, दस्तावेज या कीमती सामान अपनी जगह से इधर उधर नहीं होना चाहिए। सभी ने इस बात पर सहमति जताई और एक बार फिर आने वाले किसी भी तूफान का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो गए। पुलिस स्टेशन के रोशनदान से छनकर आती हल्की रोशनी के बीच इंस्पेक्टर मोंटू पर सवालों की बौछार कर रहे थे। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जिसे सिर्फ लोहे की मेज पर बजती इंस्पेक्टर की उंगलियों की आवाज चीर रही थी। इंस्पेक्टर ने अपनी कुर्सी को मोंटू के थोड़ा और करीब सरकाया। उनकी आंखें सीधे मोंटू की आंखों में गड़ी थीं। उन्होंने एक कड़क और संशय भरी आवाज में पूछा, अब ज्यादा नाटक मत करो मोंटू, सच सच उगल दो कि इस पूरे खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। तुम्हारी औकात अकेले ये सब करने की नहीं है। शुरुआत में मोंटू ने अपनी जिप बंद रखने की ठान रखी थी। उसने अपनी नजरें झुका ली और ऐसे पेश आया मानो उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन इंस्पेक्टर भी माहिर खिलाड़ी थे। उन्होंने अपनी दराज से एक फाइल निकाली और मोंटू के ठीक सामने टेबल पर पटक दी। जैसे ही फाइल खुली, उसके अंदर रखे हुए जाली दस्तावेज मोंटू की आंखों के सामने आ गए, जिन्हें उसने बड़ी सफाई से तैयार किया था। उन कागजों को देखते ही मोंटू के चेहरे का खून जैसे सूख गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी और उसके होठ कांपने लगे। अपनी हार मान चुके मोंटू ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मानो वह खुद से ही बात कर रहा हो।
उसने लड़खड़ाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, सच तो यह है कि मैंने यह सब अकेले नहीं किया। अकेले मेरे लिए मित्तल हाउस तक पहुंचना भी नामुमकिन था। किसी ने मुझे बहुत गहराई से यह विश्वास दिलाया था कि अगर मैं किसी तरह मित्तल हाउस को बिकवाने में कामयाब हो गया तो इस सौदे के बदले मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। इंस्पेक्टर ने बिना एक पल भी गवाए अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए तेजी से सवाल दागा, वह शख्स कौन था? नाम क्या है उसका? इससे पहले कि मोटू कोई जवाब दे पाता, पूछताछ कक्ष का दरवाजा झटके से खुला। एक सिपाही हांफते हुए अंदर आया, उसके हाथ में एक कागज था। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, सर, मोंटू के फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन की रिपोर्ट आ गई है। पिछले कुछ दिनों में जिन नंबरों पर इसकी सबसे ज्यादा बात हुई थी, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे हाथ लग गया है। इंस्पेक्टर ने सिपाही के हाथ से वह रिपोर्ट झटपट अपने कब्जे में ले ली। जैसे ही उन्होंने पन्ने पर नजर दौड़ाई, उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता और संतोष का भाव तैर गया। उन्होंने रिपोर्ट को मेज पर रखते हुए मोंटू की तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हारी और तुम्हारे उस छिपे हुए आस्तीन के सांप की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। सच चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, ज्यादा देर तक अंधेरे में छिप नहीं सकता। पुलिस स्टेशन की इस गहमा गहमी से कोसों दूर शहर के एक शांत और पौष इलाके में स्थित मित्तल हाउस पर रात अपनी गहरी चादर फैला चुकी थी। हवेली के भीतर उदासी और सन्नाटे का पहरा था। परिवार के सभी सदस्य मुख्य हॉल में एक बड़े गोल घेरे में बैठे थे। उनके चेहरों पर चिंता की गहरी लकीरें साफ पड़ी जा सकती थी। वे आने वाले खतरों से निपटने और अपने पुश्तैनी घर को बचाने के लिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। हर कोई अपने विचार रख रहा था। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर शख्स की धड़कनें थाम दी। बाहर वीरान सड़क पर अचानक एक काली रंग की भारी भरकम एक्सयूवी आकर रुकी। गाड़ी के टायरों की आवाज से पूरी हवेली की खामोशी टूट गई। गाड़ी का इंजन बंद हुआ और उससे एक संदेहास्पद व्यक्ति बाहर निकला। रात का अंधेरा और उस शख्स का पहनावा ऐसा था कि उसका चेहरा ठीक से पहचान में नहीं आ रहा था। उसने अपने कोट का कॉलर ऊपर किया हुआ था ताकि कोई उसकी पहचान न सके। वह बहुत ही सदे हुए और खामोश कदमों से मुख्य गेट की तरफ बढ़ा। उसने बिना कोई आवाज किए तेजी से गेट के पास जमीन पर एक लिफाफा रखा। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो वह इस काम को कई बार अंजाम दे चुका हो। बिना एक भी शब्द बोले वह तुरंत वापस अपनी गाड़ी की तरफ पलटा, ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला और अंधेरे में ओझल होते हुए तेजी से वहां से निकल गया। दरवाजे के पास हुई इस हलचल को घर के अंदर किसी ने भांप लिया था। राध्या ने तुरंत उठकर मुख्य दरवाजा खोला। उसने बाहर झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिवाय सीढ़ियों पर पड़े उस भूरे रंग के लिफाफे के। उसने झिझकते हुए वह लिफाफा उठाया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वापस हॉल में आ गई। पूरा परिवार अब उसकी तरफ देख रहा था। राधा के हाथ कांप रहे थे जब उसने लिफाफे का मुंह खोला। उसके अंदर से एक मुड़ी हुई चिट्ठी और एक छोटी सी काली पेन ड्राइव बाहर आई। हॉल में मौजूद प्रथम और परिवार के बाकी सभी सदस्य अपनी जगह पर खड़े हो गए और उत्सुकता तथा डर के मिले जुले भाव से राध्या को देखने लगे। राध्या ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, अगर तुम सचमुच मित्तल परिवार के साथ हुई इस साजिश की पूरी और कड़वी सच्चाई जानना चाहते हो तो इस पेन ड्राइव को बहुत ध्यान से देखना। लेकिन याद रखना, एक बार इस बॉक्स को खोलने और सच्चाई देखने के बाद तुम्हारी जिंदगी कभी भी पहले जैसी सामान्य नहीं रह पाएगी। तुम्हारी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। चिट्ठी का एक एक शब्द हवा में तैरता रहा। राधिया, प्रथम और परिवार के बाकी सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके दिलों में एक अनजाना सा डर घर कर गया था कि उस पेन ड्राइव के अंदर ऐसा क्या है जो उनकी शांत दुनिया को पूरी तरह तबाह कर सकता है।